नमस्कार दोस्तों, 45th क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ आवर 45th क्लास, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए दोस्तों जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसकी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो पिछले क्लासेस में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम ये इससे शुरू करने वाले हैं। एक यूपीएससी का पीवाईक्यू आया था 1993 में। वो 1993 का पीवाईक्यू कुछ इस तरीके से था कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, ठीक है ना, आप ये बात भली बात ही जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। एक तो हाइड्रोजन नॉर्मल वाला हाइड्रोजन होता है 1H1 वाला, ठीक है ना। एक होता है डी से दिखाते हैं ड्यूटेरियम, उसमें H12 होता है, ठीक है। और एक ट्रीशियम होता है जो H13 होता है, उसको टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाइड्रोजन, ये तो सभी जानते हैं हाइड्रोजन। दिस इज ड्यूटेरियम, DEUT, ड्यूटेरियम, ठीक है। एंड दिस इज ट्रीशियम, ठीक है। सो हाइड्रोजन बेसिकली एग्जिस्ट्स इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, जो हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका मास नंबर 1 होता है, ठीक है ना। जो ड्यूटेरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑब्वियसली दे आर आइसोटोप, तो एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो 1 + 1 मिला के 2 हो गया, ठीक है। और जो ट्रीशियम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 + 2 मिला के 3 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड जो हमारा सादा पानी होता है, जो हमारा सादा वाटर होता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो जो H2O होता है, ये तो H1 वाला, यानी कि नॉर्मल आइसोटोप जो होता है, मोस्ट कॉमन आइसोटोप हाइड्रोजन का, उससे बना होता है H2O, ठीक है ना। पर जो ड्यूटेरियम होता है उसको D से दिखाते हैं, वो भी एक ऑक्साइड बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, D2O, ठीक है ना। एंड सिमिलरली सुपर हैवी वाटर बोलते हैं उसको, ट्रीशियम बनाता है, वो T2O होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो D2O की बात चल रही है, यानी कि ड्यूटेरियम, यानी कि H12 ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा नेचुरली हाइड्रोजन का, बट मास नंबर विल बी डिफरेंट इन एवरी केस। सो हियर इन द केस ऑफ ड्यूटेरियम द मास नंबर इज 2, ओके। सो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन मिला के 2 मास नंबर हो जाता है। और ड्यूटेरियम जिसको D से दिखाते हैं वो H12 है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसका अगर हम ऑक्साइड लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, ठीक है ना। नाउ इस हैवी वाटर का क्या रोल है हमें एक्सप्लेन करना है। इन स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर यूपीएससी 1993, ठीक है ना। 1993 में 1993 में ये चीज़ आपको पूछी हुई है। पास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करोगे तो ये चीज़ उसमें मिलेगी। इनफैक्ट उस समय के काफ़ी सारे बच्चों ने, जिनका फिजिक्स ऑप्शनल था, वो बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि उनने ये सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन जो है ये कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उन्होंने इस वे में इसको लिया ही नहीं, उन्होंने इसको न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन समझा और इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था 1993 के बच्चों ने, ठीक है ना। लेकिन ये कोलिजन का क्वेश्चन है अगर गौर से देखा जाए तो, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, सी मॉडरेटर क्या होता है। यहाँ पे बोला है कि यूज ऑफ हेवी वाटर यानी कि D2O एज अ मॉडरेटर इन स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। मॉडरेटर के रूप में यूज करेंगे स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो किसी एनर्जी जनरेशन के लिए, समझो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो एनर्जी जनरेशन के लिए यदि वो यूज हो रहा है तो वो क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि न्यूट्रॉन को किसी हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन को। और वो हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करने के बाद जब न्यूट्रॉन हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होता है, उसके बाद में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद ये न्यूट्रॉन पहले एब्जॉर्ब होता है हैवी न्यूक्लियस में, और फिर वो हैवी न्यूक्लियस जो है कि दो हिस्सों में टूट जाती है, यानी कि उसका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। ये सब आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते समय।
तो उसका फ्यूजन हो जाता है, यानी वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। तो 2 टुकड़ों में टूट जाती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फिर पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो बम्बार्ड किया जा रहा है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन यहाँ बम्बार्ड किया जा रहा है उसकी एनर्जी की कुछ लिमिट होगी दोस्तों, ठीक है ना। एकदम ही लो एनर्जी का लोगे तो भी काम नहीं बनेगा, और एकदम ही हाई एनर्जी का लोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तो आपको कुछ इंटरमीडिएट एनर्जी चाहिए होती है, ना तो एकदम हाई एनर्जी चाहिए होती है और ना ही एकदम लो एनर्जी चाहिए होती है। अगर एकदम ही लो एनर्जी का न्यूट्रॉन ले लोगे तो वो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद में कोई असर ही नहीं करेगा, और अगर एकदम ही हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन ले लोगे तो चेन रिएक्शन इतनी एक्सप्लोजिव हो जाएगी कि वो फुकुशिमा वाला जो इंसिडेंस हुआ था जापान में, वैसी चीज़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए ना तो वेरी हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए और ना ही वेरी लो एनर्जी का, कुछ इंटरमीडिएट एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एनर्जी का न्यूट्रॉन यानी कि मीडियम वेलोसिटी का न्यूट्रॉन बनाने के लिए मॉडरेटर का यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना। एंड दिस हेवी वाटर D2O इज़ अ कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? सो दिस इज द थिंग। नाउ we have to explain this concept that how we use D2O in slowing down the neutrons and how it helps in nuclear reaction, ये हमको बताना है। और इसके लिए कोलिजन का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल होता है और एक टारगेट होता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल यानी कि जो आके हिट करता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जिस पे बम्बार्डमेंट होता है वो टारगेट होता है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, काइनेटिक मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल होता है और जो टारगेट होता है, और टारगेट प्लस प्रोजेक्टाइल की अगर आप काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल और टारगेट का अगर आप काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम आने वाली है। लेकिन अगर मैं अकेले प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गिरावट आती है, क्योंकि वो अपनी कुछ एनर्जी टारगेट को दे देता है, ठीक है ना। तो व्हेन द पार्टिकल, जो बम्बार्ड किया जाने वाला पार्टिकल, व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड इंडिविजुअली, जब उसको इंडिविजुअली कंसिडर किया जाता है तो सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज सच अ पार्टिकल विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी। बट जब टारगेट और प्रोजेक्टाइल दोनों को एक सिस्टम मान के दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है तो दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड यू अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक, ठीक है ना। कोलिजन को इलास्टिक अज्यूम कर लोगे तो ये कंसिडरेशन आएगी, ठीक है ना। सो नाउ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होगा दोस्तों? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्लियरली डेल्टा के इक्वल टू जो अब बताइए मुझे आप, चेंज किसी भी क्वांटिटी में चेंज कैसे डिफाइंड होता है? चेंज कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन डिक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज का मतलब ये होता है कि इनिशियल वाली वैल्यू ज़्यादा थी, फाइनल वाली वैल्यू कम है, ठीक है ना। इसी को डिक्रीज कहते हैं। जब शुरू वाली पोजीशन से फाइनल वाली पोजीशन में गिरावट देखने को मिलेगी तो डिक्रीज कहेंगे। तो डिक्रीज का वैल्यू किसके बराबर आएगा? डेल्टा के इक्वल टू KIP, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल माइनस KIF, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। सो डेल्टा के इज इक्वल टू KIP माइनस KFP, ठीक है। सो फ्रॉम हियर द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल इट बी इक्वल टू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं P लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे P लिख दीजिएगा हर जगह, ठीक है। सो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉल f इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शनल लॉस, ठीक है ना। यही फ्रैक्शनल लॉस की डेफिनेशन होगी। तो डेल्टा के को लिख सकता हूँ KIP माइनस KFP डिवाइडेड बाय KIP, फिर ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखिए दोस्तों, ये कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये कहाँ से आया वो जरा हम समझ लेते हैं। ये देखिए ये P है यहाँ पे, ठीक है, KIP और KIP है, ठीक है। नाउ हाउ दिस केम, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो मान लीजिए M1 मास का था, ठीक है ना, और आपका जो टारगेट था मान लीजिए वो M2 मास का था, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल m1 मास का है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u1 थी, और ये इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी, u2 = 0, ठीक है ना। तो फिर फाइनली क्या होता है कि m1 टकराता है m2 से, प्रोजेक्टाइल टकराता है टारगेट से, और m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 के बराबर, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 के बराबर, और m2 की जो वेलोसिटी है वो किसी वेलोसिटी v2 से रिबाउंड करता है। समझ में आ रही है बात मेरी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल का डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसमें आया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, हाफ m1u1²। तो यहाँ पे लिख दिया इनिशियल की जगह पे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, हाफ m1v1²। तो फाइनल की जगह पे ये लिख दिया हाफ m1v1²। समझ में आ रही है बात मेरी। हाफ m1 और हाफ m1 कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में v1/u1²। समझ में आ रही है बात, ये मिलेगा। नाउ इफ द टारगेट इज एट रेस्ट, ठीक है ना। टारगेट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे रेस्ट में है, यानी कि u2 = 0 है। तो जैसे यहाँ पे u2 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, v1 जो हमारे फॉर्मूले है, इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था, बताइए। जो हमने इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला डिराइव किया था, ये यहाँ पे u2 का वैल्यू 0 के इक्वल डाल दोगे, ठीक है ना। तो u2 का वैल्यू 0, यानी ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया। तो v1 काय के इक्वल आया आपका, इसको हटा दो, ठीक है। तो आपका v1 इक्वल आया इसके, और v2 इक्वल आया इसके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। आपका v1 आएगा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो v1/u1 का रेशो किसके इक्वल आएगा, v1/u1 का रेशो आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के बराबर, ठीक है ना। v1 डिवाइडेड बाय u1 का रेशो आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये आएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई जब करोगे, ये सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप है, 1 माइनस ब्रैकेट में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू दिस। हाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, फिर यहाँ पे टर्म आएगी कुछ इस तरीके से, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो फिर ये जो है, ये काइमेट a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, 2m1 m2 आएगी, और यहाँ पे माइनस 2m1 m2 आएगी, ठीक है ना। सो दैट विल बिकम प्लस 4m1 प्लस m2। समझ में आ रही बात मेरी। So that's how we got the fractional loss in kinetic energy as equal to 4 times m1 m2 divided by m1 plus m2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। Now look at this expression of small f, यानी कि fractional loss in kinetic energy। इसके इस एक्सप्रेशन को जो 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप क्लियरली इससे ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका लॉस अगर निकालना है, और मुझे निकालना है कि मैक्सिमम लॉस कब होगा, ठीक है ना। मुझे निकालना है कि एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये मुझे निकालना है यदि, तो एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा निकालने के लिए बहुत क्लियर है कि मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना होगा, ठीक है ना। और आपने क्लास 11-12 में मैक्सिमा निकालना सीखा होगा, तो वहाँ पे क्लियरली एक बात आपने सीखी होगी कि अगर मुझे दो वेरिएबल का मैक्सिमा निकालना है, यानी कि x और y दो वेरिएबल है, ठीक है ना, और इस तरीके का मेरे पास एक्सप्रेशन आता है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करता हूँ, 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ऐसा लिखता हूँ इसको, ठीक है ना। और फिर ये x इक्वल टू वाई पे इसका मैक्सिमा होगा, ऐसा बताता हूँ, ठीक है ना। तो सिमिलर थिंग वी विल डू फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं ये डिनोमिनेटर को लिख दूंगा m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि 4m1 m2, ठीक है ना, ऐसा लिख दूंगा।
समझ में आ रही है बात? नाउ व्हेन m1 विल बी इक्वल टू m2, सी आई हैव रिटन लाइक दैट, ठीक है ना. दिस इज माइनस का साइन, एक्चुअली दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेट का साइन, दिस इज माइनस का साइन, जस्ट करेक्ट इट व्हेन यू डाउनलोड द PDF. सो इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज स्मॉल f इक्वल टू 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, ठीक है ना. नाउ फ्रैक्शनल लॉस f विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना. फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. कब मैक्सिमम होगा? जब m1 और m2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये टर्म तब जीरो बन जाएगी. और आप सभी जानते हैं कि m1 माइनस m2 का मिनिमम वैल्यू क्यों निकालना है हमें? m1 माइनस m2 का मिनिमम वैल्यू इसलिए निकालना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर तभी मिनिमम होगा जब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर मिनिमम होगा, और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर मिनिमम होगा तो ये फ्रैक्शन मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना. जब भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा करते हो तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, इसलिए m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर को मिनिमम करना है. और m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर को मिनिमम करने के लिए क्या कंडीशन आएगी? m1 इक्वल टू m2, क्योंकि जब ये जीरो होगा वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो के बराबर है. तो m1 इक्वल टू m2 वाली स्थिति में ही डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और m1 इक्वल टू m2 वाली स्थिति में यदि डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? सो द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन m1 इक्वल टू m2, ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग विच हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, ठीक है. नाउ अगर m1 और m2 इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, जगह यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 की जगह पे जीरो आ जाएगा, तो 4m1 m2 से ही डिवाइड हो जाएगा. ये प्लस जीरो है इधर, तो प्लस जीरो का कोई महत्व नहीं, तो 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 4m1 m2 यानी कि ये 1 आ गया. तो स्मॉल f इक्वल टू 1 कब इक्वल होगा? स्मॉल f इक्वल टू 1 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब m1 इक्वल टू m2 होगा. नाउ व्हाट इज दिस m1 एंड m2? क्लियरली these m1 and m2 are the masses of your, m1 is the mass of projectile and m2 is the mass of target. So clearly अगर m1 और m2 इक्वल हो जाते हैं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाता है. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों. m1 इक्वल टू m2 होने पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100% हो गया, तो यहाँ इस चीज़ को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो m1 और m2 है ये कोलिजन के बाद में 100% लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का. ऐसा नहीं है. सिस्टम का अगर तुम देखोगे, ठीक है ना, m1 और m2 जो कोलिजन के पहले जो m1 और m2 है वो यानी कि टारगेट और प्रोजेक्टाइल, अगर उनको कोलिजन के पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे और कोलिजन के बाद में जब m1 m2 से टकरा जाएगा उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी अगर मेजर करोगे कोलिजन के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द होल सिस्टम m1 और m2 को एक सिस्टम मिला के अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना. बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि ओनली प्रोजेक्टाइल के लॉस की बात करूँ, फ्रैक्शनल लॉस की, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल लॉस किसकी बात चल रही है? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल के काइनेटिक एनर्जी के फ्रैक्शनल लॉस की चूंकि यहाँ बात चल रही है, इसलिए यहाँ 100% वैल्यू आया है निकल के, यानी कि प्रोजेक्टाइल विल कम टू रेस्ट, ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी सिस्टम का नहीं, ओनली प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है, ठीक है ना. तो 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स टारगेट ने प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है ना. तो यदि टारगेट और प्रोजेक्टाइल का मास इक्वल ले लेते हो यदि टारगेट और प्रोजेक्टाइल का, तो प्रोजेक्टाइल विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट, ठीक है ना. टारगेट उस प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना. सो देयर विल बी 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल की 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ गया, एब्जॉर्ब हो गया टारगेट द्वारा. समझ में आ रही है बात? सो दैट्स द थिंग विच हैज बीन रिटन ओवर हियर, ठीक है. नाउ यूज ऑफ हेवी वाटर इन स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना. हेवी वाटर का यूज करना है स्लोइंग डाउन टू न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. So in a nuclear reactor, newly produced fast neutrons are slowed down before they can participate effectively in chain reaction. वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी तक समझाया. चेन रिएक्शन यानी क्या होता है?
एक न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, फिर वो न्यूक्लियस दो भाग में टूट गया, फिर उसने कुछ न्यूट्रॉन रिलीज किए, फिर वो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को बम्बार्ड करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है कि मान लीजिए इस तरीके का, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस को NU से दिखा देता हूँ, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इज इक्वल टू न्यूक्लियस नंबर 2 प्लस 2 न्यूट्रॉन। ऐसी अगर स्थिति है तो ये जो 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे स्थित जो प्रोड्यूस हुई है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है ना, न्यूक्लियस नंबर 1 पे एक न्यूट्रॉन मारे तो न्यूक्लियस नंबर 2 दूसरे नेचर की न्यूक्लियस नंबर 2 पैदा हुई और 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए समझो। तो ये जो 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए ये आगे चल के न्यूक्लियस नंबर 1 पे फिर से अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इन वन स्टेप एक्ट्स एज ए रिएक्टेंट इन द नेक्स्ट स्टेप। समझ में आ रही ना बात? पर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलना गलत है क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट इन वन स्टेप इज यूज्ड एज ए रिएक्टेंट इन अनदर स्टेप। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन एंड सच ए रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेन्ड, ठीक है ना, वो सस्टेन्ड रिएक्शन होती। So, in a nuclear reactor, newly produced fast neutrons are slowed down before they can participate effectively in chain reaction. Chain reaction में effectively participate करने के पहले उनको slow down करना पड़ता है और कुछ specific velocity पे लाना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। समझ में आ रही है बात? They can't be stopped. ये grammatically गलत statement है। They are not stopped, ठीक है ना, they should not be stopped, ऐसा लिखना, ठीक है ना। This is done by allowing them to collide head-on elastically with nuclei of atoms in a moderator, ठीक है ना। तो उनको head-on collide कराया जाता है elastically with nuclei of atoms in a moderator, ठीक है ना। moderator यानी कि D2O समान कोई moderator लेते हैं, D2O पे बम्बार्ड करते हैं इस स्लोली ये न्यूट्रॉन को, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज करता है ये न्यूट्रॉन जो बम्बार्डेड न्यूट्रॉन होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सही वाली काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ठीक है ना, गलत वाली नहीं रहती। मैंने आपको बताया था कि एकदम स्लो और एकदम फास्ट दोनों ही वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन गलत साबित होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में ना तो एकदम स्लो न्यूट्रॉन चाहिए ना तो एकदम फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए, बिल्कुल मीडियम वेलोसिटी का, स्पेसिफिक वेलोसिटी का, मेजर्ड वेलोसिटी का न्यूट्रॉन चाहिए। तो अगर हमें ऐसा न्यूट्रॉन चाहिए तो ऐसा मॉडरेटर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा टारगेट यूज़ करना पड़ेगा जो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कुछ स्पेसिफिक लेके आता हो, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगी बात आपको, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नाउ फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी निकाला हमने 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, जहाँ पे m1 मास ऑफ द न्यूट्रॉन है और ये m2 जो है मास ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, क्योंकि हम ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ मास ऑफ ए न्यूट्रॉन एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस किसके बराबर होता है? 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 4m1 m2, m1 की जगह पे 1 रख दोगे, m2 की जगह पे 2 रख दोगे, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में इनका मास लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसको केजी में या ग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया एटॉमिक मास यूनिट को पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो खेल है सारा का सारा वो फ्रैक्शन के रूप में चल रहा है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में 2 मासेस है और नीचे में मास का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आने वाली है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आने वाली है, तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं एटॉमिक मास यूनिट में भी सब्स्टिट्यूट करूँ तो भी आंसर सेम आएगा, और किलोग्राम ग्राम में भी सब्स्टिट्यूट करूँ आंसर यहाँ पे m1 m2 के वैल्यूज तो भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कन्वर्टिंग एटॉमिक मास यूनिट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। सो 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 एंड मास ऑफ H12 न्यूक्लियस दैट इज 2। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है? फ्रैक्शनल लॉस का वैल्यू आ रहा है 0.89 के इक्वल, ठीक है ना, ड्यूटेरियम के केस में। तो फ्रैक्शनल लॉस को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल लॉस 0.89 आया तो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा? 89% होएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इतना मैथ्स तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो 89% लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का इन केस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड के केस में
जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन के, वो 89% काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की लॉस हो जाती है। इसका मतलब जब ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस से टकराता है न्यूट्रॉन आके, तो मान लीजिए 100 जूल एनर्जी लेके न्यूट्रॉन आया था, तो 89% लॉस हो जाती है, यानी कि मात्र 11 जूल एनर्जी बचती है उसके पास। बाकी की जो एनर्जी है कितनी, 89 जूल, वो 89 जूल एनर्जी उसने ड्यूटेरियम को दे दिया, ड्यूटेरियम की न्यूक्लियस को सौंप दिया। समझ में आ रही बात? सो वी हैव टू प्रूव दैट व्हाई ड्यूटेरियम इज अ सुटेबल मॉडरेटर, ठीक है ना। तो हम 3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ड्यूटेरियम के केस में बिल्कुल सही काइनेटिक एनर्जी निकल के आई, ठीक है ना। अगर हम लेड का यूज कर लेते हैं जिसका मास नंबर 206 है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मास नंबर रहने के कारण 4m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर करने पे 0.02 आता है फ्रैक्शनल लॉस का वैल्यू, और फ्रैक्शनल लॉस का वैल्यू 0.02 आता है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2% आता है। नाउ 2% ही काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है न्यूट्रॉन की यदि हेवी न्यूक्लियस ली जा रही है लेड के समान, ठीक है ना। तो लेड के समान हेवी न्यूक्लियस लेने पे मात्र 2% लॉस हो रहा है ड्यूटेरियम की एनर्जी में। सो मात्र 2% लॉस यदि ड्यूटेरियम की एनर्जी में हो रहा है लेड लेने पे मॉडरेटर के रूप में, तो इसका मतलब तो यह है कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस मात्र 2% हो रहा है लेड को मॉडरेटर के रूप में लेने पे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस चेन रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड, क्योंकि ये तो एक्सप्लोजन करा देगी, मात्र 2% लॉस हो रहा है तो, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम H2O को यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि H2O में H2O का मास नंबर 1 के बराबर है, 1H1, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का भी मास नंबर 1 के बराबर है, तो 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 × 1 × 1, ठीक है ना। तो यहाँ 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा। अभी प्रूव किया था कि m1 = m2 होगा तो 100% लॉस होगा करके काइनेटिक एनर्जी का प्रोजेक्टाइल के, ठीक है ना। तो इसीलिए H2O को भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि H2O के केस में 100% लॉस हो जाती है न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और 100% न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100% लॉस हो जाने की वजह से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर द्वारा, ठीक है ना। H2O द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इवन H2O इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि 100% लॉस दे रहा है काइनेटिक एनर्जी का प्रोजेक्टाइल के। इवन Pb82 यानी कि 206 मास नंबर वाला लेड, वो मात्र 2% दे रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज वेरी लो एंड दिस इज एक्सेसिवली हाई लॉस। तो इंटरमीडिएट क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द इंटरमीडिएट विच प्रोवाइड्स सफिशिएंट, एसेंशियल एंड सफिशिएंट वाली, ठीक है ना तो अनकंट्रोलेबली हाई और ना ही वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो 89% ही लॉस करता है, यानी कि 11 जूल काइनेटिक एनर्जी बची रहती है प्रोजेक्टाइल की। लेड के केस में 98 जूल काइनेटिक एनर्जी बची रहती है। अगर मान लीजिए 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी लेके प्रोजेक्टाइल हिट करता है, मान लीजिए 100 जूल की, मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी लेके प्रोजेक्टाइल आपका हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ड्यूटेरियम के केस में क्या होगा कि 89% लॉस हो जाएगा, मतलब 11 जूल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी न्यूट्रॉन के पास, ठीक है ना। लेकिन लेड के केस में क्या होगा, 2% ही लॉस होगा, तो 98 जूल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी न्यूट्रॉन के पास। लेकिन वाटर के केस में 100% लॉस हो जाएगा, मतलब 0 जूल बचेगी काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल के पास। समझ में आ रही है बात मेरी? सो दैट्स वाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द बेस्ट थिंग विच शुड बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये कोलिजन का कंसेप्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये पूछा हुआ था 1993 में। उस समय के काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को मात्र इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था कि ये कोलिजन का क्वेश्चन है करके। वो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन समझ रहे थे इसको, और हाई फाई क्वेश्चन समझ के छोड़ के आ गए थे। समझ में आ रही बात मेरी? सो दिस वॉज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन। नाउ वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन जो है, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शिवरात्रि, शब बखैर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।